हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनावत और आज हम बात करने वाले हैं लिम्बिक सिस्टम के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कोई भी किसी भी तरह के लिम्बिक सिस्टम के बारे में बात करेंगे। अगर लिम्बिक सिस्टम की अगर जभी भी बात की जाए तो ये जो वीडियो है ये थोड़ा लंबा बनने वाला है, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, जभी लिम्बिक सिस्टम आपको समझ में आएगा। ये जो लिम्बिक सिस्टम की अगर बात की जाए, ये इस लिम्बिक सिस्टम के अंदर यूजी के हिसाब से और पीजी के हिसाब से, दोनों के हिसाब से चीज़ें क्लियर होगी। और ये जो वीडियो है थोड़ा लंबा बनेगा, बट ध्यान से सुनिएगा चीज़ों को और ध्यान से देखिएगा। लिम्बिक सिस्टम के बारे में बात करेंगे। लिम्बिक सिस्टम की अगर मैं जभी भी बारे में बोलूँ तो लिम्बिक सिस्टम के अंदर हम फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ लिम्बिक सिस्टम भी बात करेंगे। फिर सेकंड हम बात करेंगे सर्किट ऑफ लिम्बिक सिस्टम, और इस सर्किट ऑफ लिम्बिक सिस्टम के अंदर एक पेपर सर्किट और एक अमाइसडेला सर्किट, दो तरह के सर्किट जनरली अपन पढ़ेंगे। थर्ड अपन बात करेंगे रिवार्ड एंड पनिशमेंट रेस सेंटर। नेक्स्ट फोर्थ अपन बात करेंगे हिप्पोकैम्पस के बारे में। फिफ्थ अपन बात करेंगे अमाइसडेला के बारे में। और सिक्स अपन बात करेंगे डिप्रेशन एंड मैनिक डिप्रेशन साइकोसिस के बारे में। और लास्ट एंड फाइनल अपन बात करेंगे स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में। तो ये जो सारे जो चीज़ें हैं इस लिम्बिक सिस्टम के अंदर मैं बात करूंगा, वन बाय वन बात करूंगा। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ लिम्बिक सिस्टम पे। तो ध्यान से देखिएगा, फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ लिम्बिक सिस्टम के को पढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कि फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ लिम्बिक सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ लिम्बिक सिस्टम को पढ़ने से पहले एक कुछ लिम्बिक सिस्टम के बारे में कुछ जनरल बातें बात कर लेते हैं। जनरली जो लिम्बिक की अगर बात की जाए तो लिम्बिक का जो वर्ड है, इस लिम्बिक शब्द का मतलब ही होता है बॉर्डर, करेक्ट। सेकंड ये है कि एंटायर न्यूरोनल सर्कुलेटरी रिलेशंस विद द इमोशनल बिहेवियर एंड मोटिवेशनल। होता क्या है कि जब लिम्बिक सिस्टम का डिस्कवर किया गया था तो ये माना जा रहा था कि कुछ स्पेसिफिक ब्रेन के अंदर कुछ एरिया होते हैं। मैंने क्या कहा कि जब लिम्बिक सिस्टम का डिस्कवर कर रहे थे या जब लिम्बिक सिस्टम का डिस्कवर हो रहा था तब ये माना जा रहा था कि कुछ स्पेसिफिक ब्रेन के कुछ एरिया होते हैं जो इमोशनल बिहेवियर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, करेक्ट। ध्यान से सुनिएगा मेरी चीज़ों को। उन एरिया को जब बॉर्डर किया गया तो उसके अंदर जितने भी एरिया थे उनको कहा गया लिम्बिक सिस्टम, करेक्ट। बट अब ये नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो पहले की बात थी। रिसेंटली डेफिनेशंस क्या बोलती है? रिसेंटली डेफिनेशन ये बोलती है कि जो हमारे इमोशनल बिहेवियर और मोटिवेशनल की अगर बात की जाए, उनसे रिलेटेड जो एक एंटायर न्यूरोनल सर्कुलेटरी रिलेशंस होता है, रिलेटेड होता है, यही होता है हमारा लिम्बिक सिस्टम, करेक्ट। उसके बाद में अगर नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बारे में बोलूँ तो जनरली ये फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ लिम्बिक सिस्टम के बारे में बात करूँगा। तो ये कुछ लिम्बिक सिस्टम का कुछ फंक्शनल एनाटॉमी को समझाने के लिए मैंने डायग्राम बनाया है। ये एक सेंटर है लिम्बिक सिस्टम का, यहाँ पे हाइपोथैलेमस जनरली प्रेजेंट होता है। तो लिम्बिक सिस्टम के बाहर की तरफ ये एक सेरेब्रम कॉर्टेक्स से कवरिंग होता है और इनके अंदर डिफरेंट टाइप्स के एक गाइरस जनरली प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ये एक एंटीरियर पार्ट से ब्रेन का इस साइड में, और इस साइड की अगर बात करूं पोस्टीरियर पार्ट से हमारे ब्रेन का। ये हमारे हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस में के आगे की अगर बात करूं एंटीरियर साइड की, तो अबाउ एक सेप्टम एरिया होता है और उसके नीचे की तरफ एक पेरा ऑल्फैक्टरी एरिया होता है आगे की तरफ। और हाइपोथैलेमस के जस्ट अबाउट अगर बात करूं तो एंटीरियर न्यूक्लियाई ऑफ थैलामस जनरली प्रेजेंट होता है और हाइपोथैलेमस के बिलो अमाइसडेला प्रेजेंट होता है। हाइपोथैलेमस के अगर पीछे की पोस्टीरियरली अगर बात करूं तो पोर्शन ऑफ बेसल गैंग्लिया और हिप्पोकैम्पस जनरली प्रेजेंट होते हैं। फिर अपन बात करते हैं कि ये जो लिम्बिक सिस्टम है इसके बाहर की तरफ जो सेरेब्रम कॉर्टेक्स की जो कवरिंग थी उस पर डिफरेंट टाइप्स के गाइरस प्रेजेंट हैं। आगे की तरफ यहाँ पे ऑर्बिट फ्रंटल कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है और यहाँ पे एक सब क्लोसस गाइरस जनरली प्रेजेंट होता है, सब क्लोसस गाइरस। यहाँ पे एक सिंगुलेट गाइरस जनरली प्रेजेंट होता है और ऊपर की तरफ, और नीचे बिलो की अगर बात करूँ तो पेरा हिप्पोकैम्पस गाइरस जनरली प्रेजेंट होता है। तो ये जो सारी चीज़ें हुई फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ लिम्बिक सिस्टम के बारे में, तो इसको मैं
डायग्राम से बताऊंगा कि किस तरह से चीज़ें होती है, तो डायग्राम से आप ध्यान से देखिएगा, डायग्राम से अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिएगा, ये कॉर्पस सेंटर में ये एक कॉर्पस कैलोसम है यहाँ पे, और यहाँ पे ये फोर्निक्स प्रेजेंट है। ये एक सेंटर में एक हाइपोथैलेमस जनरली प्रेजेंट है, यहाँ पे हाइपोथैलेमस रहा होगा कहीं ना कहीं। तो इस तरफ यहाँ इस जगह की अगर बात करूँ तो यहाँ पे हमारी पिट्यूटरी है, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। ये पिट्यूटरी ग्लैंड रही होगी यहाँ पे। यहाँ पे ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स है जनरली प्रेजेंट होता है, और इसके जस्ट ऊपर थोड़ा सा अबाव अगर बात करूँ तो सब कैलोसस एरिया जनरली प्रेजेंट होता है। सब कैलोसस एरिया के अगर इस साइड की बात करूं, या फिर मैं ऐसा बोलूं कि केरपोस कैलोसम के जस्ट ऊपर की तरफ यहाँ एक सिंगुलेट गाइरस जनरली प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे ये जो एरिया ये लोब है ये जनरली यहाँ पे टेम्पोरल लोब जनरली प्रेजेंट होता है। इस हाइपोथैलेमस के यहाँ पे एक पेरा हिप्पोकैम्पस गाइरस और एक अनकस जनरली प्रेजेंट होता है, और जो हाइपोथैलेमस की अगर बात करूं तो ये एक सेंटर पे प्रेजेंट होता है हमारे लिम्बिक सिस्टम के। तो ये जो सारी चीज़ें अपन देखते हैं ये एक फंक्शनल सिस्टम देखते हैं अपन लिम्बिक सिस्टम का। इसको मैं एक और डायग्राम से बताऊंगा और उससे आपको और चीज़ें क्लियर होगी, तो ध्यान से देखिएगा उस डायग्राम को। जनरली इस डायग्राम को देखिएगा, ये जो डायग्राम है ये यहाँ पे हमारा एक कॉर्पस कैलोसम है जनरली, और ये कॉर्पस कैलोसम का यहाँ पे एक जनरली एक जीनो ऑफ कॉर्पस कैलोसम जनरली यहाँ पे प्रेजेंट होता है, करेक्ट। ये लेफ्ट और राइट सेरेब्रम हेमिस्फेयर है जो हमारे कॉर्पस कैलोसम क्या है। कॉर्पस कैलोसम की अगर मैं बात करूँ तो जब मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी कॉर्पस कैलोसम के बारे में, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि जब लेफ्ट और राइट सेरेब्रम हेमिस्फेयर आपस में कनेक्ट होते हैं तो एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, उसको बोला जाता है कॉर्पस कैलोसम। तो जनरली अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो कहने का मतलब ये है कि ये एक यहाँ पे हेड ऑफ कोडेट न्यूक्लियस है, और जब अपन ने बेसल गैंग्लिया पढ़ा था तो वहाँ पे अपन ने देखा था कि कोडेट बेसल गैंग्लिया के अंदर 3 तरह के स्ट्रक्चर थे। एक कोडेट न्यूक्लियस था, एक ग्लोबस पेलोडस था, और एक पुटामेन न्यूक्लियस था। तो ये जो हेड है कोडेट न्यूक्लियस का, और ये रन करता है, और यहाँ पे ये एक टेल है कोडेट न्यूक्लियस की। जनरली अगर मैं बात करूँ तो ये जो कॉर्पस कैलोसम है इसके इस साइड में यहाँ पे जहाँ पे लेफ्ट और राइट सेरेब्रम हेमिस्फेयर आपस में ये तो कनेक्ट होते हैं, तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है, ये थैलामस का स्ट्रक्चर है। ये एक जो डायग्राम बनाया मैंने बताया है, ये जो बनाया डायग्राम ये एक सुपीरियर डाइसेक्शन का बनाया है। जब ब्रेन को अपन सुपीरियर डाइसेक्ट करते हैं सुपीरियरली, तब इस तरह का सीन अपन को जनरली दिखता है। जनरली है क्या कि ये हमारा हिप्पोकैम्पस है। हिप्पोकैम्पस से हम नीचे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे एक क्रूरा ऑफ फोर्निक्स प्रेजेंट होता है। लेफ्ट और राइट क्रूरा ऑफ फोर्निक्स अलग अलग साइड में अलग अलग है। फिर ये आगे जाके क्रूरा ऑफ फोर्निक्स ये एक बना देता है, एक कॉलम ऑफ फोर्निक्स में चला जाता है। देखो हिप्पोकैम्पस कहाँ आया, क्रूरा ऑफ फोर्निक्स, फिर क्रूरा ऑफ फोर्निक्स से कॉलम ऑफ फोर्निक्स, और कॉलम ऑफ फोर्निक्स से मेमोरी बॉडी के अंदर चला जाता है। यहाँ पे जनरली मेमोरी बॉडी होता है, जो मैं इस डायग्राम के अंदर बताऊंगा जब इसको डाइसेक्ट किया तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है। जनरली है क्या कि जब कोई भी किसी भी तरह का ये जो पाथवे है ये भी मैं अलग पेज के अंदर बताऊंगा, इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा, सेम वीडियो के अंदर। मैंने कहा था शुरू में कि वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, पर सारी की सारी चीज़ें आपके टिप्सों पे हो जाएगी यार, अगर इस वीडियो को आप ढंग से देख लोगे। उसके बाद में ये जो ऑरेंज कलर वाला जो स्ट्रक्चर है इसको मैंने यहाँ पे बनाया है। जनरली मैंने क्या कहा कि ये वाला जो देखो दिख रहा है आपको, ये हिप्पोकैम्पस है, और हिप्पोकैम्पस आगे जाके एक क्रूरा ऑफ फोर्निक्स में चला जाता है। ये जा रहा है क्रूरा ऑफ फोर्निक्स में, दिख रहा है आपको। फिर ये क्रूरा ऑफ फोर्निक्स से आगे जाके कॉलम ऑफ फोर्निक्स में चला जाता है। ये हमारा कॉलम ऑफ फोर्निक्स में चला गया, करेक्ट। फिर कॉलम ऑफ फोर्निक्स के यहाँ फिर जाके टर्मिनेट हो जाता है हमारी मेमोरी बॉडी के अंदर, जो ये टर्मिनेट हो रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा नहीं होगा तो मैंने यहाँ पे बना दिया है। जनरली क्रूरा ऑफ फोर्निक्स और जो कॉलम ऑफ फोर्निक्स की बात करूं तो इन दोनों के बीच में यहाँ एक कमिश्चर ऑफ फोर्निक्स प्रेजेंट होता है, जो यहाँ पे मैंने
मेंशन कर रखा है और दिखा रखा है डायग्राम में। तो इस डायग्राम से आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। जनरली अगर मैं बात करूं हिप्पोकैम्पस की, तो हिप्पोकैम्पस तो हमारे लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है। अमाइजडेलोइड बॉडी है, ये भी लिम्बिक सिस्टम का एक तरह का पार्ट है। मैमली बॉडी की अगर बात करूं, ये हमारे एक हिप्पोकैम्पस का पार्ट है। यार कंफ्यूज मत होइएगा, मैं दोबारा बता रहा हूं, हिप्पोकैम्पस लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है, अमाइजडेलोइड बॉडी लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है, बट मैमली बॉडी की अगर बात करूं, ये हमारे एक हिप्पोकैम्पस का जनरली पार्ट है। तो इस डायग्राम से आपकी चीजें क्लियर होगी। आगे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ सर्किट ऑफ लिम्बिक सिस्टम के बारे में। तो मैंने कहा था कि फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ लिम्बिक सिस्टम खत्म हो गया। उसके बाद में सेकंड जो पार्ट है लिम्बिक सिस्टम का, वो है सर्किट ऑफ लिम्बिक सिस्टम। सर्किट ऑफ लिम्बिक सिस्टम के अंदर दो तरह के सर्किट पढ़ते हैं, एक पेपेट सर्किट और एक अमाइजडेला सर्किट। सबसे पहले मैं बात करूंगा पेपेट सर्किट के बारे में। तो ये जो पेपेट सर्किट है, ये हमारे हिप्पोकैम्पस से स्टार्ट होता है। हिप्पोकैम्पस से ये हमारी मेमोरियल बॉडी के अंदर चला जाता है, किसकी मदद से? फोर्निक्स से। जो मैंने अभी इससे पहले जो डायग्राम बताया था, वहाँ पे मैंने चीज़ें दिखा दी थी कि हिप्पोकैम्पस से मेमोरियल बॉडी के अंदर जाएगा, किसके द्वारा? हमारे फोर्निक्स की मदद से कनेक्ट होता है। फिर ये मेमोरी बॉडी हमारे एंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलामस से अटैच हो जाता है, किसकी हेल्प से? मेमेलोथैलामस ट्रैक्ट की हेल्प से। जनरली मैं डायग्राम से बताऊं तो ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से होता है। तो इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। तो मैंने कहा था कि यहाँ पे मेमोरी वो जो लोब्यूल्स है वो प्रेजेंट होता है, और इससे पहले मैंने कहा था कि जो हिप्पोकैम्पस है हमारे फोर्निक्स से ये होता है। तो वो किसकी हेल्प से, ये सॉरी मेमोरी बॉडी से कनेक्ट होता है, किसकी हेल्प से? ये फोर्निक्स है। दो तरह के फोर्निक्स, कोरोरा ऑफ फोर्निक्स एंड कॉलम ऑफ फोर्निक्स। उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ कि जो एंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलामस है, ये हमारे सिंगुलेट गायरस से कनेक्ट होता है एक इंटरनल कैप्सूल की हेल्प से। फिर जो सिंगुलेट गायरस है हमारे पेरा हिप्पोकैम्पस गायरस से कनेक्ट होता है एक सिंगुलेट ग्लम की हेल्प से, और फिर ये एक चला जाता है हमारे एंट्रोरीनल कॉर्टेक्स के अंदर, और फिर एंट्रोरीनल कॉर्टेक्स एक हमारे एक पेप्रोफ्रंटल पाथवे के द्वारा हमारे हिप्पोकैम्पस के अंदर चला जाता है। जनरली जो मैंने बात की हिप्पोकैम्पस के बारे में, मैमोरियल बॉडी, एंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलामस, सिंगुलेट गायरस, पेरा हिप्पोकैम्पस गायरस, एंडोक्रेनियल कॉर्टेक्स, इन सभी का अलग अलग तरह का फंक्शन है। जनरली जो हिप्पोकैम्पस का जो फंक्शन है, ये है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करना वाला जो काम है वो हिप्पोकैम्पस का जनरली रहता है। हमारी जो मेमोरी बॉडी और एंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलामस की अगर बात करूँ, तो इसका जो काम है, इसका जो फंक्शन है वो रिसेंट मेमोरी है, रिसेंट मेमोरी के अंदर हेल्प करता है। सिंगुलेट गायरस के अगर मैं सभी के बारे में बोलूँ, तो ये हमारी बीपी और हार्ट रेट को मेंटेन करता है इमोशनल के लिए, और कोई भी किसी भी तरह के एक नोटेशंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। एंट्रोनीनल कॉर्टेक्स और पेरा हिप्पोकैम्पस गायरस की अगर बात करूं, यह हमारे एक स्पेशल मेमोरी है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। स्पेशल मेमोरी की अगर बात करूं तो दैट इज 3D मेमोरी। 3D मेमोरी का मतलब है कि एड्रेस या कोई भी किसी भी तरह का हमें किसी चीज एड्रेस याद रखना है, सिटी का मैप देखना है अपन को, तो वो जो 3D मेमोरी होती है वो एक स्पेशल मेमोरी के अंदर इंक्लूड होती है, और वो जो सारा का सारा जो मेंटेन करने का जो काम करता है वो हमारे एंट्रोरीनल कॉर्टेक्स और पेरा हिप्पोकैम्पस गायरस जनरली करता है। तो ये हुई हमारी पेपर सर्किट की बारे में बात। अब मैं बात करूंगा अमाइजडेला सर्किट के बारे में। अमाइजडेला सर्किट छोटा सा है, ध्यान से देखिएगा। जनरली ये जो अमाइजडेला सर्किट है, इस अमाइजडेला सर्किट एक क्या करता है, इसके अंदर एक अमाइजडेला और हिप्पोकैम्पस दोनों इंक्लूड होता है। अमाइजडेला का काम है इमोशनल में हेल्प करता है, हिप्पोकैम्पस हमारी मेमोरी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और अमाइजडेला इमोशनल के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और दोनों मिलकर हमारे लिम्बिक सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। जनरली क्या है कि अमाइजडेला सर्किट के अंदर सर्कुलेटरी होता है एक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। जब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो सर्कुलेट होता है, अब जाहिर सी बात है कि यार प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सर्कुलेट होगा तो वो किसके साथ सर्कुलेट होगा यार?
तो वो हमारे अमाइजडेला और हिप्पोकैम्पस के साथ सर्कुलेट होता है। करेक्ट, ध्यान से सुनिएगा चीज़ों को। अब अमाइजडेला का काम क्या है? इमोशनल में, और हिप्पोकैम्पस का काम मेमोरी में, और दोनों ही मिलके हमारे लिम्बिक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं यार। जब इमोशनल और मेमोरी की अगर मैं बात करूं तो ये जब होता है अमाइजडेला सर्किट, तो वहां पे एक थीटा वेव जनरली प्रोड्यूस होती है। थीटा वेव प्रोड्यूस होती है जब रेट्रोविनल्स इमोशनल मेमोरी होती है, उस समय जनरली ये हमारी एक थीटा वेव प्रोड्यूस होती है। तो ये सर्किट ऑफ लिम्बिक सिस्टम खत्म हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे लिम्बिक सिस्टम का, दैट कैन बी रिवार्ड और पनिशमेंट रेस सेंटर। दो तरह के सिस्टम पढ़ लिए अपन। फर्स्ट फंक्शन पढ़ा फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ लिम्बिक सिस्टम, सेकंड सिस्टम पढ़ा सर्किट एंड लिम्बिक सिस्टम। अब थर्ड पढ़ने जा रहे हैं दैट कैन बी रिवार्ड एंड पनिशमेंट रेज सिस्टम के बारे में। ध्यान से देखिएगा। जनरली मैंने कहा था कि जो लिम्बिक सिस्टम के अंदर फर्स्ट कंप्लीट फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ लिम्बिक सिस्टम, सेकंड सर्किट ऑफ लिम्बिक सिस्टम खत्म हो गया, पेपेट सर्किट और लामार्ज-डिला सर्किट पढ़ लिया। अब मैं पढ़ूंगा रिवार्ड एंड पनिशमेंट रेस सेंटर, फिर पढ़ूंगा हाइपोकैम्पस और फिर माइजडेल, और फिर ये अलग अलग। तो अब आ जाता हूँ मैं रिवार्ड एंड पनिशमेंट रेस सेंटर के बारे में। ध्यान से देखिएगा कि होता क्या है। जनरली जो हमारे रिवार्ड एंड पनिशमेंट रेस सेंटर की अगर बात करूँ, तो जो मेन रिवार्ड सेंटर की अगर बात करूँ, वो एक मीडियल फोर्निक्स ऑफ बंडल है, और उस मीडियल फोर्निक्स ऑफ बंडल के अंदर भी स्पेशली हमारा लेटरल एंड वेंट्रोमीडियल न्यूक्लाई ऑफ हाइपोथैलेमस है। मैंने क्या कहा कि मेन रिवार्ड सेंटर की अगर बात करो, तो मेन रिवार्ड सेंटर तो कौन है? मीडियल फोर ब्रेन बंडल है, और उस मीडियल फोर ब्रेन बंडल के अंदर भी स्पेशली लेटरल और एक वेंट्रोमीडियल न्यूक्लाई होता है हाइपोथैलेमस का, वो जनरली है। जनरली और भी है, जैसे ये तो मेन सेंटर है, बट कुछ लेस पोटेंट रिवार्ड सेंटर है, जैसे सेप्टम, अमाइजडेला, सर्टेन एरिया है थैलामस और बेसल गैंग्लिया है, ये भी कुछ रिवार्ड सेंटर में मदद करते हैं, बट मेन है वो ये। होता क्या है कि हमारा जो लिम्बिक सिस्टम और ब्रेन स्टेम जो रेटिकुला है, उनके बीच में कम्युनिकेशंस प्रेजेंट होता है, और वो क्या होता है? वो एक मीडियल फोर ब्रेन ऑफ बंडल होता है। वो डायग्राम से बताऊंगा यार, ध्यान से देखिएगा, डायग्राम से अच्छी तरह से क्लियर हो। तो इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा यार। अभी अभी मैंने कहा कि ये हमारा लिम्बिक सिस्टम है, यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे ब्रेन स्टेम रेटिकुला जनरली प्रेजेंट होता है। इन दोनों के बीच में देखो, ध्यान से देखिएगा चीज़ों को, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ हमारा लिम्बिक सिस्टम, यहाँ हमारा ब्रेन स्टेम रेटिकुला, इसके बीच में यहाँ पे प्रेजेंट होता है जनरली, दोनों को कम्युनिकेट करने का जो काम करता है वो है मीडियल फोर ब्रेन बंडल। और इस मीडियल फोर ब्रेन बंडल के अंदर भी स्पेशली हमारा लेटरल एंड वेंट्रोमीडियल जो न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस, इसके यहाँ पे लेटरल और वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस है, ये मेन रिवार्ड सेंटर है यार। मैं ऐसा नहीं कहता कि ओनली, देखो यार मैंने क्या कहा था कि जो मेन रिवार्ड सेंटर है वो मीडियल फोर ब्रेन और बंडल है, और उसका भी स्पेशली लेटरल और वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियाई है, और भी है जैसे सेप्टम, अमाइजडेला, और जो मैंने बता दिया है, बट मेन यही है, और ये मैंने डायग्राम से बता दिया है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि ये जो लेटरल न्यूक्लियस होता है हाइपोथैलेमस और सम अदर एरिया की अगर बात करूँ, ये पोटेंट होता है सभी के लिए। तो ये ओनली हमारे रिवार्ड के लिए ही पोटेंट नहीं होगा, ये सभी के लिए पोटेंट होगा। देखो होता क्या है कि जब इसको हम क्या करते हैं, लेटेंट न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस और जो हमारे कुछ अदर एरिया है, इनको जब अपन वीक स्टिमुलाई देते हैं तब ये एक रिवार्ड जनरेट करता है। जब इसको स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेट देते हैं तब ये रेंज का फॉर्मेशन करता है और रेंज का जनरली प्रोडक्शन कर लेता है। उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ कि रिवार्ड पनिशमेंट रेंज की अगर बात करूँ, तो पनिशमेंट जो सेंटर है, दो तरह के सेंटर है। फर्स्ट है एक पेरी एक्वेडक्टल ग्रे मैटर, जिसको पीएजी से अपन डिनोट कर सकते हैं। सेकंड जो मेन है वो है एक पेरी वेंट्रिकुलर जोन ऑफ थैलामस एंड हाइपोथैलेमस और लेटरल हाइपोथैलेमस। जनरली अभी अभी मैंने कहा कि जो मेन रिवार्ड सेंटर है वो एक पेरी वेंट्रिकुलर जोन ऑफ थैलामस है,
और कुछ लेस पोटेंट पनिशमेंट सेंटर भी है जैसे अमाइग्डाला और हिप्पोकैम्पस भी है, बट मेन है वो ये है, ये दोनों है मेन। अब जब इस पेरी वेंट्रिकुलर जोन ऑफ थैलामस एंड हाइपोथैलेमस को जब लगातार अपन स्टिमुलेट देते हैं, जिसकी वजह से एक एंग्री हो जाता है, और एंग्री हो जाने की वजह से रेज है, उस रेज का प्रोडक्शन हो जाता है। जनरली रेज क्या है, एक स्पेशल फॉर्म है हमारे एंगर की, और जब रेज होती है तो उस समय फॉलोइंग कंडीशन होती है। ध्यान से देखिएगा क्या क्या कंडीशन हो जाती है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कि जब लगातार कंटिन्यू स्टिमुलेट देते हैं पेरी वेंट्रिकुलर जोन ऑफ थैलामस एंड हाइपोथैलेमस की वजह से, जिसको एंग्री हो जाता है, और एंग्री की वजह से रेज हो जाती है। रेज एक स्पेशल फॉर्म में एक एंगर का, जिसकी वजह से बहुत सारे तरह के कुछ सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे डिफेंसिव पोस्चर हो जाता है, एक्सटेंसिव क्लॉ हो जाते हैं। मंकी की अगर बात की जाए तो वो हमारे डिफेंसिव एंड डायमेट्रिक मोड में आ जाता है, और लिफ्टिंग टेल्स हो जाती है, स्प्लिटिंग, ग्रोलिंग, हिसिंग कंडीशंस हो जाती है, पाइलो इरेक्शंस हो जाते हैं। और ये जो सारे सिम्टम्स हैं ये एक रेडी हो जाते हैं फॉर सीवियर अटैक के लिए। तो ये जो सारी कंडीशन हो जाती है ये हमारे एक रेज के अंदर जनरली आ जाती है। बट अगर मैं बात करूं कि डिस्क कोल्टिकस और डिसलोकेटेड की अगर बात करूं, तो कोल्टेक्स वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम, और लिम्बिक सिस्टम का भी कुछ स्पेशल पार्ट एंगुलेंट गाइरस और सब क्लोसस गाइरस, ये इनकी वजह से एक नेगेटिव एक इनिबिशन हो जाता है और रेज प्रोड्यूस नहीं होती। होता क्या है यार, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, अच्छी तरह से क्लियर होगा। जैसे आपका कोई भी एक फ्रेंड, अगर कोई फ्रेंड है आपका, अगर वो आपको कुछ बोलता है तो आपको क्या है कि एक तरह से उसकी बातों का फर्क पड़ेगा, करेक्ट। बट अगर कोई आपके पेरेंट्स या टीचर्स की अगर बात करूं, वो रोज रोज वो जो बातें कहते हैं तो कुछ दिन तक तो फर्क पड़ेगा, फिर उसके बाद में हमारा जो माइंड है वो उसी तरह से हो जाएगा कि उन चीज़ों को इग्नोर करेगा, और उन चीज़ों की वजह से कोई हमारे फर्क ही नहीं पड़ेगा यार, कि बोल रहा है चलो बोलने दो यार, करेक्ट। उसी प्रकार और उसी तरह यहाँ पे भी है कि ये जो रेज है यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होता। जब क्या होता है कि हमारा जो ये अगर सेरेब्रम कॉर्टेक्स अगर रिमूव हो जाता है ऊपर से, तो जाहिर सी बात है कि सारे के सारे स्ट्रक्चर रिमूव हो जाएंगे। मतलब हमारे वेंट्रोमीडियल ऑफ हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियाई भी रिमूव हो जाएगा, हिप्पोकैम्पस भी रिमूव होगा, एंट्रल लिम्बिक सिस्टम भी रिमूव होगा, और एंट्रल लिम्बिक सिस्टम के भी कुछ स्पेशल पार्ट्स थे, मैंने बताया था, सिंकुलेट गाइरस, सब कैलोसस गाइरस, ये भी रिमूव हो जाएंगे, जिनकी वजह से एक हाई अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में रेंज प्रोड्यूस हो जाएगी। यहाँ पे तो रेंज प्रोड्यूस नहीं हो रही थी नॉर्मली, जब डिसलोकेटेड और एक डिसर्केट हो जाता था जब तो। बट अगर सेरेब्रम कॉर्टेक्स अगर रिमूव हो जाता है ऊपर से, तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर रिमूव हो जाएंगे, जिनकी वजह से बहुत अमाउंट में रेंज प्रोड्यूस हो जाएगी, और उसको अपन बोलते हैं सेम रेंज। ये जो सेम रेंज है ये बहुत बार पीजी एग्जाम में पूछा गया है यार, करेक्ट। तो ये पीजी एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है कि जब सेरेब्रम कॉर्टेक्स ऊपर से रिमूव हो जाता है तो जो सारे के सारे स्ट्रक्चर है, जो वेंट्रल मीडियल न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस, हाइपोकैम्पस, एंट्रल लिम्बिक सिस्टम के भी कुछ सिंगुलेंट गाइरस, सब कैलोसस गाइरस, ये भी रिमूव हो जाते हैं, तो उसकी वजह से हाई रेंज प्रोड्यूस हो जाती है, जिसको अपन सेम रेंज बोलते हैं। सेकंड कंडीशन बात करता हूँ कि जब हाइपोथैलेमस रिमूव हो जाता है तो हाइपोथैलेमस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारे एंकर के लिए और रेज के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जब हाइपोथैलेमस या दिमाग में आ जाए, ये जब अगर कोई आपसे बोल देता है कि हाइपोथैलेमस ही रिमूव हो गया, तो दिमाग से फटाक से चीज़ें आ गई होगी यार दिमाग में कि यार उस पर्सन के अंदर तो ना तो एंगर हो रहा होगा, ना ही एक रेज हो रहा होगा। तो जो हाइपोथैलेमस अगर रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से ना तो एंगर होता है ना ही रेज होता है, करेक्ट। और
ये जो कंडीशनल होती है, जिसके अंदर ना तो एंगर प्रोड्यूस होता है ना रेंज प्रोड्यूस होती है, उसको बोला जाता है प्लेसिडिटी। याद रखना है यार, प्लेसिडिटी। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि प्लेसिडिटी क्या होती है, तो आप उसको बता दोगे कि प्लेसिडिटी एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर ना तो रेज प्रोड्यूस होती है ना एंगर होता है, और ये ऐसी कंडीशन जब होती है जब हमारा हाइपोथैलेमस रिमूव हो जाता है। करेक्ट। तो हमारा फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ लिम्बिक सिस्टम खत्म, सर्किट ऑफ लिम्बिक सिस्टम खत्म, रिवार्ड पनिशमेंट रेस्ट सेंटर खत्म। अब बात करेंगे हिप्पोकैम्पस के बारे में, फिर बात करेंगे अमाइग्डाला के बारे में। तो हिप्पोकैम्पस अपना अगला ये टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं हिप्पोकैम्पस की जभी भी बात करूं, तो जो हिप्पोकैम्पस है मेनली कंडक्ट करता है एक इन्फॉर्मेशन, और जो इन्फॉर्मेशन ये कंडक्ट करता है किसके थ्रू करता है, हमारे पेपेट सर्किट के द्वारा। मैंने वहाँ पे डायग्राम से बता दिया था। ये जो हिप्पोकैम्पस है ये हमारे सीजर्स के लिए मोर प्रोन है, और दो तरह के जनरली सीजर्स होते हैं, एक होता है फोकल सीजर, एक होता है जनरलाइज सीजर। जो फोकल सीजर है ये ओरिजिनेट होता है हमारे स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ब्रेन से ओरिजिनेट होता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि अभी अभी मैंने कहा कि ये जो हिप्पोकैम्पस है ये सीजर्स के लिए मोर प्रोन है, तो इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट है एक हिप्पोकैम्पल सीजर। हिप्पोकैम्पल जो सीजर है ये साइकोमोटर इफेक्ट शो करता है, एक हेलोसिनेशन शो करता है, मतलब भ्रम हो जाना, विजिबल, ऑडिटरी, टक्टाइल्स। और इसके अंदर क्या है कि लॉस्ट नहीं होता कॉन्शियसनेस, मतलब नॉट लॉस्ट कॉन्शियसनेस नहीं होता। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेन फंक्शन क्या है हिप्पोकैम्पस का, जो आपको याद रखना है। तो हिप्पोकैम्पस का जो मेन फंक्शन आपको याद रखना है वो है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी में ये हेल्प करता है, मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर देता है। अब उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात करूंगा बायलैटरल रिमूव ऑफ हिप्पोकैम्पस, मतलब अगर मैं हिप्पोकैम्पस को बायलैटरली रिमूव कर देता हूं तो क्या कंडीशन हो जाती है, ध्यान से देखिएगा। जनरली मैंने क्या कहा कि अगर बायलैटरली रिमूव कर देता हूँ हिप्पोकैम्पस को, तो जिसकी वजह से एक डिसऑर्डर हो जाता है, उसको बोला जाता है एंट्रोग्रेड एमनेशिया। करेक्ट, याद रहेगा आपको। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि एंट्रोग्रेड एमनेशिया क्या होता है, तो एंट्रोग्रेड एमनेशिया एक डिसऑर्डर है जो एक हाइपोकैम्पस है उस बायलेटरल रिमूव हो जाता है, जिसके कारण हो जाता है। इसके अंदर तीन तरह की कंडीशन हो जाती है। पेशेंट क्या करता, जब ये बायलेटरल रिमूव हो जाता है हिप्पोकैम्पस, तो जब एंट्रोग्रेड एमनेशिया जो डिसऑर्डर होता है इसके अंदर तीन तरह के कंडीशन हो जाती है कि जो पेशेंट होता है वो एक तो क्या है कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो जब रिमूव हुआ उसके 1-2 मिनट बाद की जो मेमोरी है उसको वो याद रख लेगा, और जो बहुत पुरानी मेमोरी है ना उसको भी वो याद रख लेगा। बट जो रिसेंटली जो एक मेमोरी है जो 2 मिनट से पहले की मेमोरी है ना यार, उसको याद नहीं रखेगा। एग्जाम्पल देके बता देता हूँ। जैसे यार जब कोई भी किसी भी तरह का पेशेंट है, अगर उसका बायलेटरल रिमूव किया हिप्पोकैम्पस तो एंटोग्रेड एमनेशिया हुआ। जब एंटोग्रेड एमनेशिया हुआ तो उसके अंदर मैंने अभी अभी कहा शॉर्ट टर्म मेमोरी फ्रॉम सेकेंड टू 1-2 मिनट, तो ये तो याद रहेगी, मतलब जैसे 9982558279 ये जो नंबर है वो तो उसको रिसेंटली याद नहीं है सेकेंड वाले। बट 2 मिनट से ज़्यादा की जो मेमोरी है उसको याद नहीं रहेगी, बट पुरानी जो बहुत सालों की जो मेमोरी है ना वो तो याद रह जाएगी यार उसको। करेक्ट। तो ये जो सारी कंडीशन हो जाती है जब बायलेटरल रिमूव हो जाता है हिप्पोकैम्पस, मतलब एंट्रोग्रेड एमनेशिया के अंदर। ध्यान, थैंक यू। तो हमारा हिप्पोकैम्पस खत्म हो गया था। अब मैं बात करूँगा अमाइग्डाला के बारे में। तो ये हिप्पोकैम्पस खत्म, अब बात करूँगा अमाइग्डाला के बारे में। ध्यान से देखिएगा अमाइग्डाला के। जनरली जो अमाइग्डाला की अगर बात करूँ तो इसके अंदर दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं। एक होता है कॉर्टिकोमेडियल न्यूक्लियस, एक होता है बेसोलेटरल न्यूक्लियस। कॉर्टिकोमेडियल न्यूक्लियस होता है ये तो अदर एनिमल्स के अंदर ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, और ह्यूमन के अंदर कम डेवलपमेंट होता है, लेस डेवलपमेंट होता है।
और जबकि बेसोलेटरल न्यूक्लियस की अगर बात करूँ, ये ह्यूमन के अंदर ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, अदर के अंदर कम होता है। कोर्टिकोमेडियल न्यूक्लियस है, ये एसोसिएट होता है कोल्फैक्टरी स्टिमुलेट करता है, और ये एसोसिएट बेसोलेटरल न्यूक्लियस है, ये एसोसिएट करता है बिहेवियर एक्टिविटी में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो सारी चीज़ें हो गई, अब मैं बात करूँगा कि अमाइस जेलोइड की अगर बात करूँ, तो जब अमाइस जेलोइड को स्टिमुलेट देते हैं तो उसकी वजह से वो अमाइस जेलोइड बहुत सारे तरह के स्ट्रक्चर कनेक्टेड होते हैं, जैसे हाइपोथैलेमस, थैलेमस या हिप्पोकैम्पस, सेप्टल न्यूक्लियस। करेक्ट। तो मैंने क्या कहा कि जब अमाइस जेलोइड को जब स्टिमुलेट देते हैं तब वो क्या करता है कि बहुत सारे तरह के ये स्ट्रक्चर से कनेक्ट होता है, तो वो भी स्टिमुलेट करेंगे। करेक्ट। और सबसे ज़्यादा स्टिमुलेट कौन करेगा? वो हमारा हाइपोथैलेमस, क्योंकि हाइपोथैलेमस मोस्टली कनेक्टेड होता है हमारे, एक स्ट्रांगली कनेक्टेड होता है हमारे अमाइस जेलोइड से, इसलिए मैंने डार्क से यहाँ पे शो कर दिया। करेक्ट। करेंगे तो ये भी, बट मोस्ट स्ट्रॉन्ग कनेक्शन किसका है? हाइपोथैलेमस का। और जब हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट हो जाता है, जब इसको स्टिमुलेट करा, हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट हुआ, और जब देखो, जब स्टिमुलेट देता हूँ अमाइस जेला को, तो अमाइस जेला को स्टिमुलेट देने की वजह से हाइपोथैलेमस भी स्टिमुलेट होगा, थैलेमस भी स्टिमुलेट होगा, हिप्पोकैम्पस भी स्टिमुलेट होगा, सेप्टम भी स्टिमुलेट होगा, कोर्टेक्स भी स्टिमुलेट होगा। करेक्ट। और क्योंकि ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है, सारे अमाइस जेला से कनेक्टेड है। हाइपोथैलेमस की अगर मैं जब भी बात करूं, जब ये स्टिमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से एक एट्रियल प्रेशर है रीजनरेट हो जाता है, हमारी हार्ट रेट भी रीजनरेट हो जाती है, और हमारा एक जीआई मोटिलिटी सेक्रेशंस है वो भी हो जाता है, और एंट्री पिट्यूटरी हार्मोन्स है वो भी जनरली रेगुलेट हो जाता है। ये तो बात हुई हमारे हाइपोथैलेमस की। अब मैं बात करता हूँ खुद अमाइस जेला क्या करता है। अमाइस जेला बिहेवियर अवेयरनेस एट है सेमी कॉन्शियसनेस लेवल, मतलब ये हुआ कि कोई भी किसी भी तरह का जो सेमी कॉन्शियसनेस लेवल होता है खुद का, करेक्ट, वो बिहेवियर अवेयरनेस लाता है इसके अंदर। करेक्ट, अमाइस जेला के अंदर। नेक्स्ट है, अगर बायलेटरल एबेलेशंस होता है अमाइस जेला का, जिसकी वजह से एक सिंड्रोम हो जाता है क्लोवर बकी सिंड्रोम। ये भी बहुत बार पीजी एग्जाम के अंदर पूछा गया है, तो इसको भी आप याद रखिएगा कि जब बायलेटरल एबेलेशंस होता है अमाइस जेला का, जिसकी वजह से क्लोवर बकी सिंड्रोम हो जाता है। पीजी के लिए इंपॉर्टेंट है यार। इसके अंदर जब क्लोवर बकी सिंड्रोम कंडीशन हो जाती है, इसके अंदर बहुत सारे तरह की कंडीशन हो जाती है, जैसे विजिबल एग्नोशिया हो जाता है, प्लेसिडिटी कंडीशन हो जाती है, हाइप्रोरिलिटी कंडीशन हो जाती है। इसके अंदर क्या हो जाता है यार कि कोई भी जो चीज़ें हैं अगर वो हाथ में आती है पेशेंट के, तो इस तरह के पेशेंट के, अगर कोई पेशेंट है जिसके अंदर बायलेटरल एबेलेशन होता है अमाइस जेला का, मतलब जाहिर सी बात है कि क्लोवर बकी सिंड्रोम है, तो उसके अंदर क्या है कि ये जो उसके हाथ में जो भी चीज़ें आती है वो सबको मुंह में लेने की कोशिश करता है, बच्चों की तरह। यार बच्चे क्या करते हैं कि उनके हाथ में, वो जानते तो है ही नहीं, उनके हाथ में कुछ भी आ गया मुंह में ले लेते हैं। उसी प्रकार ये हाइपर प्रोनिटी वाला जो पेशेंट है वो यही करता है। ये जो सिम्टम्स है, ये जो इस बीमारी के अंदर, जो सिंड्रोम के अंदर यही आता है। विजिबल एग्नोशिया की अगर बात करूं, इसके अंदर होता क्या है कि जो पेशेंट होता है वो मतलब चीज़ों को देख के पता नहीं लगा सकता, मतलब वो चीज़ों को जब देख के पता नहीं लगा सकता, वो चीज़ों को जब टच करेगा जभी वो पता लगा सकता है। करेक्ट, मतलब उसको पता लगाने के लिए चीज़ों को टच करना जरूरी है। मतलब कैन नॉट रिकॉग्नाइज बाय ओनली सीइंग द ही एंड सी नीड टू टच द रिकॉग्नाइज, मतलब वो देख के पता नहीं लगा सकता, वो टच करके पता लगाएगा। नेक्स्ट है हाइपर सेक्सुअलिटी, मतलब ये इस तरह का जो पेशेंट है वो सेक्सुअली ज़्यादा एक्टिव रहता है। नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, उसे किसी भी चीज़ का कोई डर नहीं रहता। करेक्ट, वो निडर रहता है। एक्सट्रीमली क्यूरियस हो जाता है, क्यूरियसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और वो बहुत फास्ट फॉरगेट्स कर देता है चीज़ों को। करेक्ट, मतलब फॉरगेट्स रैपिडली कर लेता है, मतलब चीज़ों को बहुत फास्ट रैपिडली वो फॉरगेट कर देता है। तो हमारे
लिम्बिक सिस्टम के अंदर फंक्शनल एनाटॉमी लिम्बिक सिस्टम हो गया, सर्किट ऑफ लिम्बिक सिस्टम हो गया, रिवार्ड पनिशमेंट रेस्ट सेंटर हो गया, हिप्पोकैम्पस होगा, अमाइग्डाला होगा। अब मैं दो पॉइंट बचे हैं, एक है डिप्रेशंस एंड मैनिक डिप्रेशंस और एक स्किज़ोफ्रेनिया। सबसे पहले इससे पहले मैं अमाइग्डाला के बाद मैं बात करता हूँ डिप्रेशन एंड मैनिक डिप्रेशन साइकोसिस के बारे में। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं डिप्रेशन एंड मैनिक डिप्रेशन ऑफ साइकोसिस के बारे में बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करूंगा डिप्रेशन के अंदर ये कुछ सिम्टम्स हो जाता है, जैसे ग्रीफ, अनहैप्पीनेस, डिस्पेयर्स, मिसरी, लॉस ऑफ एपेटाइटिस एंड सेक्स ड्राइव, सीवियर एंसोमिया। ये सारी कंडीशंस जनरली डिप्रेशन के अंदर आ जाती है। जनरली ये देखा गया कि by dissemination formation of brain of non-epinephrine and serotonin और both, ये पाया गया और ये देखा गया कि हमारे ब्रेन के अंदर नॉन एपिनेफ्रिन और जो सेरोटोनिन दोनों का जब डीएमिनेशन हो जाता है, जब उनकी कमी हो जाती है, जिनके कारण पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है। अब ये इसको और ज़्यादा देखने के लिए साइंटिस्टों ने क्या किया कि एक एक ड्रग्स दिया, एक डिस्प्रिन, करेक्ट, डिस्प्रिन कन्वर्ट हो गया। जब डिस्प्रिन दिया पेशेंट को तो उस डिस्प्रिन के अंदर क्या था कि नॉन एपिनेफ्रिन और सीरोटोनिन ब्लॉक नहीं थे। तो जब उसके अंदर जब वो ब्लॉक, अगर डिस्प्रिन के अंदर नॉन एपिनेफ्रिन और सीरोटोनिन का अमाउंट कम है वो ड्रग के अंदर, तो जब वो दिया गया पेशेंट को तो ये देखा गया कि वो पेशेंट डिप्रेशन में चला गया। तो फिर और ज़्यादा पता चला कि यार कि जो डिप्रेशन है उस डिप्रेशन के अंदर तो नॉन एपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन दोनों की ब्रेन के अंदर कमी हो जाती है, करेक्ट। अब मैं बात करूंगा कि कुछ ड्रग है जो हमारे डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में यूज़ लेते हैं और वो यूज़ आते हैं। ध्यान से समझिएगा, देखिएगा उन चीज़ों को। तो मैं बता रहा था कि कुछ ड्रग है जो ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन में काम आते हैं, जैसे मोनोअमीन्स ऑक्सीडेट इनहिबिटर है और एक सेकंड है जैसे मोनोअमीन ऑक्सीडेट इनहिबिटर है। ये मोनोअमीन ऑक्सीडेट इनहिबिटर क्या करता है कि नॉन एपिनेफ्रिन और जो सेरोटोनिन है 5-HT, ये इनका जो डिस्ट्रक्शन होता है उनको ब्लॉक कर देता है, मतलब इनको कम नहीं होने देता। देखो दो चीज़ें हैं, या तो मैं नॉन एपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन को कम नहीं होने दूं जब भी बंदा है वो डिप्रेशन में नहीं जा सकता, या उनकी मात्रा बढ़ा दूं तो पर्सन है वो डिप्रेशन से बाहर निकल जाएगा। सेकंड, फिर मेरे को ड्रग्स देना पड़ेगा यार। दो ही कंडीशन, एक कंडीशन ये हो गई। सेकंड ड्रग है वो है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन ड्रग्स। ये होते हैं जैसे एमिप्रेन्स और एमेट्रोपिलोलिन्स। ये क्या करता है, ब्लॉक कर देता है रिएप्चर ऑफ नॉन एपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन को। ये जो ड्रग हैं जो डिप्रेशन में ट्रीटमेंट में यूज़ लिए जाते हैं, ये एक्सिबिटरी इफेक्ट को बढ़ा देते हैं। जैसे एक्सिबिटरी इफेक्ट मतलब नॉन एपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन है 5-HT, इनके एक्सिबिटरी इफेक्ट को जनरली बढ़ा देता है, करेक्ट। अब उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है कोई भी किसी भी तरह के मेनिया डिप्रेशन से जस्ट अपोजिट होता है। डिप्रेशन के अंदर मैंने वहाँ पे पढ़ा था कि ग्रीफी, अनहैप्पीनेस, डिस्प्रीन, मिसरी और लॉस ऑफ हेपेटाइटिस, सेक्स ड्राइव, सीवियर एंसोमिया, ये सारी कंडीशन हो जाती है। और वो इस मेनिया के अंदर वो कंडीशन नहीं होती, मतलब उससे अपोजिट होता है। मतलब मेंटल इलनेस हो जाती है मार्क्ड बाय द पीरियड्स ऑफ अ ग्रेट एक्सिबिटरी ऑफ यूफोर्बिया कंडीशन हो जाती है, और डिल्यूशंस एंड आवर एक्टिविटी हो जाती है जनरली। एक और है डिसऑर्डर है बाइपोलर डिसऑर्डर। इसके अंदर क्या होता है कि जो डिप्रेशन और जो मेनिया है दोनों एक अल्टरनेट चलते रहते हैं, और इसको अपन बोलते हैं मैनिक डिप्रेशन साइकोसिस। तो अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि मैनिक डिप्रेशन साइकोसिस क्या होता है, तो आप बता दोगे
कि मैनिक डिप्रेशन साइकोसिस के अंदर एक डिप्रेशन और जो मैनिक हैं दोनों एक अल्टरनेट करेंगे होते हैं। मतलब डिप्रेशन है हुआ फिर मैनिक हो गया, डिप्रेशन हुआ बंदा मैनिक में चला गया, डिप्रेशन मैनिक, ऐसे चलता रहता है। इन सच अ केस के अंदर मेंटल डिप्रेशन हो जाता है, मतलब मेंटल डिप्रेशन हो जाता है और ये अल्टरनेट चलता रहता है हमारा डिप्रेशन और मेनिया कंडीशन। तो ये बात हुई हमारे कोई भी किसी भी तरह के डिप्रेशन एंड मैनिक डिप्रेशन के बारे में। अब लास्ट एंड फाइनल हमारे लिम्बिक सिस्टम का जो पार्ट है वो पढ़ेंगे अपन स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है। तो फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ लिम्बिक सिस्टम हो गया, सर्किट ऑफ लिम्बिक सिस्टम हो गया, रिवार्ड पनिशमेंट हो गया, हिप्पोकैम्पस हो गया, अमाइलोइड हो गया, डिप्रेशन एंड मैनिक डिप्रेशन हो गया। स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल, ध्यान से देखिएगा। स्किज़ोफ्रेनिया की अगर मैं सभी के बारे में बोलूँ, कैरेक्टर है जैसे पर्सन हियरिंग एबनॉर्मल वॉइस, डेलूशंस, इंटेंस फियर, फीलिंग दैट आर अनरियल्स, अनकोहेरेंट स्पीच, डिसलोकेशंस ऑफ आइडियाज, एबनॉर्मल सीक्वेंस ऑफ थॉट, में डेवलप एबनॉर्मल पोस्चर रिजिडिटी, ये सारी कंडीशन हो जाती है। याद रखनी है यार, आपको याद कर लीजिएगा कि स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर क्या क्या कंडीशन हो जाती है कि पर्सन हियरिंग एबनॉर्मल वॉइस, डेलूशंस कंडीशन, इंटेंस फियर, फीलिंग दैट आर अनरियल्स और एक अनकोहेरेंट स्पीच, डिसलोकेशंस ऑफ आइडियाज, एबनॉर्मल सीक्वेंस ऑफ थॉट, में डेवलप एबनॉर्मल पोस्चर रिजिडिटी, ये सारी कैरेक्टराइज हो जाता है स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में। ये आपको याद करना ही पड़ेगा यार। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कि पॉसिबल रीजन क्या है। मेन चीज या इस पॉइंट के अंदर पढ़ेंगे यार कि पॉसिबल क्या है, रीजन क्या है, डेवलप, वो ऊपर तो मैंने पढ़ा कैरेक्टर क्या है कि कैरेक्टर क्या क्या हो जाता है स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर। अब इस पॉइंट के अंदर मैं पढ़ूंगा कि क्या पॉसिबल रीजन है जिसकी वजह से स्किज़ोफ्रेनिया डेवलपमेंट होता है। पहली कंडीशन, डिसफंक्शनिंग हो जाता है हमारा फ्रंटल लोब, और जब हमारा फ्रंटल लोब डिसफंक्शन हो जाता है, काम नहीं करता, मतलब क्या होता है कि हमारे जो फ्रंटल लोब है उस फ्रंटल लोब्स का काम नहीं करता, जिसके कारण हमारा स्किज़ोफ्रेनिया कंडीशन हो जाती है। मतलब मे बी साइनेप्स लॉस हो जाते हैं और वो रेस्पॉन्सिबल होता है, एक रेस्पॉन्सिवनेस हो जाता है एक ग्लूटामेट के लिए, करेक्ट। सेकंड कंडीशन है एक्सेसिव सेक्रेशन ऑफ डोपामिन। मेन चीज है यार, ये हर एग्जाम में पूछी जाती है ये चीज। देखो पार्किंसन डिजीज के अंदर तो डोपामिन का लेवल कम हो जाता है, स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर डोपामिन का लेवल ज्यादा हो जाता है। दोनों चीज अपोजिट है। पार्किंसन डिजीज से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और स्किज़ोफ्रेनिया से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। मेन चीज है याद रखने की कि डोपामिन का लेवल स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर कम ज्यादा हो जाता है, डोपामिन के अंदर कम हो जाता है। डोपामिन की मैंने दो अलग अलग तरह की वीडियो बना रखी है डोपामिन की, तो आप देख लीजिएगा, वो आपको मिल जाएगी मेरे प्लेलिस्ट पे जाइएगा, मेडिकल स्टूडियो यूट्यूब चैनल्स पे, और वहाँ से आपको मिल जाएगी। तो अगर आपको पार्किंसोनियम के बारे में देखना है तो आप वहाँ से देखिएगा, अच्छी वीडियो है। एक्सेसिव सेक्रेशन हो जाता है डोपामिन का, और इसके दो एक यार क्या है कि ड्रग्स है कुछ, जैसे क्लोरोप्रोजोमाइंस, एक हेलोप्रिडोल्स, थायोप्रिडोजोल, ये जो ड्रग्स हैं ये भी क्या है कि डोपामिन का एक्सेसिव सेक्रेशन कर देता है, करेक्ट, जिनकी वजह से भी स्किज़ोफ्रेनिया कंडीशन है। एबनॉर्मल हो जाता है इन राउंड अराउंड हिप्पोकैम्पस। क्या होता है यार कि जो हमारा हिप्पोकैम्पस है उस हिप्पोकैम्पस के अराउंड में एबनॉर्मलिटी कंडीशन हो जाती है, और जब हमारे हिप्पोकैम्पस के अराउंड में जब एबनॉर्मलिटी कंडीशन हो जाती है तो जिसके कारण भी हमारे स्किज़ोफ्रेनिया कंडीशन डेवलपमेंट हो जाती है। तो ये जो सारा सिस्टम है, अगर इस सारे सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो लिम्बिक सिस्टम के बारे में बात की है मैंने इस वीडियो के अंदर, पूरे के अंदर। यार इस वीडियो को आप शुरू से एंड तक देखोगे ना, जब भी आपको चीज़ें समझ में आएगी। वैसे अगर आपने चीज़ें अगर छोड़ छोड़ के देखी ना तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इस एक चीज़ से आपको बहुत सारे तरह के क्वेश्चन सोल्व होंगे यार। अगर स्किज़ोफ्रेनिया का भी क्वेश्चन आ गया तो आपका इससे सोल्व हो जाएगा। फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ लिम्बिक सिस्टम का क्वेश्चन आया तो इससे सोल्व हो जाएगा। सर्किट का क्वेश्चन आया तो इससे सोल्व हो जाएगा। रिवार्ड पनिशमेंट सेंटर का क्वेश्चन आया इससे सोल्व हो जाएगा।
हिप्पोकैम्पस का कोई भी क्वेश्चन आता है इससे सोल्व हो जाएगा। अमाइग्डाला का कोई भी क्वेश्चन आता है इससे सोल्व होगा। डिप्रेशन के बारे में कोई भी क्वेश्चन आता है इससे सोल्व हो जाएगा। मतलब सारी की सारी चीज़ें हैं ना इस वीडियो से सोल्व हो जाएगी। और कुछ मैंने बताया भी है, जहाँ जहाँ पीजी के क्वेश्चन बन सकते हैं वहाँ पे मैंने बताया भी है कि यहाँ से पीजी के क्वेश्चन जनरली बन सकते हैं, तो आप देख लीजिएगा। तो ये हमारा लिम्बिक सिस्टम ख़त्म हो जाता है। और मैंने इसका एक पीडीएफ भी बना दिया है, और उससे आप अगर थ्योरी आपको देखनी है तो आप देख सकते हो। और इसके डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा फ़ोटो का, वहाँ से आप फ़ोटो डाउनलोड भी कर सकते हो और फ़ोटो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और मेरे को आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।